हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। सेकेंड यूनिट के लास्ट वीडियो के अंदर, लास्ट लेक्चर के अंदर, पार्ट नंबर 2 के अंदर हम लोगों ने कुछ फार्मूले ड्राइव किए थे। जस्ट उसको मेमोराइज करें तो फर्स्ट फार्मूला था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का माइनस ई टो बाई एम। फिर करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर रिलेशन ड्राइव किया था हमने, आई इजिकल टू एन ई ए वी डी। फिर ओम्स लॉ क्या था, V इजिकल टू आई आर। वहाँ से रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला ड्राइव किया था हमने एम एल ओवर एन ई स्क्वायर ए टो। और फिर इसी की हेल्प से हमने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को डिफाइन किया था, जिसका फार्मूला आया था एम ओवर एन ई स्क्वायर टो। उम्मीद है यहाँ तक सब काम आपने कॉपी के अंदर कंप्लीट कर लिया होगा। अब इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इसी के अंदर 2-3 छोटी टर्म्स और आती हैं। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, डेंसिटी भी कई तरह की पढ़ चुके हैं हम लोग। मास डेंसिटी 10th क्लास तक आती थी, प्लस 2 की फर्स्ट यूनिट के अंदर चार्ज डेंसिटी आई थी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब एक और नई डेंसिटी करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया। दिस इज डिफाइंड एज करंट डेंसिटी। इसको हम लोग J से लिखते हैं एंड दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसकी यूनिट क्या बनेगी, करंट पर यूनिट एरिया यहाँ पर, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अगर इसका एक फार्मूला और निकालें हम, I का फार्मूला था NEAVD। मैंने करंट की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, तो एक नया फार्मूला और मिल गया NEVD। न्यूमेरिकल्स के अंदर हो सकता है कई बार अप्लाई करना पड़ जाता है, तो ये सब अपने को याद होने चाहिए। 2 नई टर्म्स और एक कंडक्टेंस और एक कंडक्टिविटी। कल 2 टर्म्स आई थी, एक रेजिस्टेंस और एक रेजिस्टिविटी, बिल्कुल उनके रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज कंडक्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, इसको हम लोग S और G से लिखते हैं कंडक्टेंस को। एंड यूनिट फॉर कंडक्टेंस विल बी 1 by ओम, मीन्स ओम इनवर्स। इसको महो भी बोलते हैं, MHO। पूरी फिजिक्स में एक ऐसी यूनिट है, तो -1 गया तो OHM था, MHO बन गया महो। और इसको सीमन भी प्रोनाउंस करते हैं कई, ये साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है। तो कुल मिला के कंडक्टेंस की यूनिट ओम इनवर्स और महो और साइमन। कंडक्टिविटी, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी 1 by रो। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या की थी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर, रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर। तो ये क्या बन जाएगी, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स और महो मीटर इनवर्स, कैसे मर्जी कर लो। ये छोटे टर्म्स हैं जो इंटरलिंक्ड है सारी की सारी। एक और टर्म्स आती है यहाँ पर, मोबिलिटी। मोबिलिटी एंड दिस इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। मोबिलिटी is defined as drift velocity per unit electric field. drift velocity का फार्मूला क्या था, -E टो बाई m। अगर मैग्नीट्यूड की टर्म में डिवाइड करूँ, यहाँ डिफाइन करूँ, तो E कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा अपने पास, E टो बाई m। तो ये इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी का फार्मूला मिल गया। ये छोटी टर्म्स थी, इस यूनिट के अंदर सब करते हैं, न्यूमेरिकल्स में भी काम आती है। और ये मैक्सिमम टर्म्स जो 9th यूनिट बनती है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, वहां सब सारी की सारी रिपीट होती है। नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं हम लोग यहाँ पर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बोल दो या रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस क्या टेम्परेचर के साथ इफेक्ट करता है, मतलब टेम्परेचर को हम कम या ज़्यादा करेंगे तो क्या रेजिस्टेंस चेंज होगा। अभी जो टर्म्स की उसके अंदर एक और छोटा सा पार्ट रह गया, G
जे सिग्मा एंड ई, इन तीनों के अंदर एक रिलेशन ड्राइव कर रखा है। पहले हम भी वही कर लेते हैं, फिर इसको कंटिन्यू करूंगा। ड्राइव अ रिलेशनशिप बिटवीन जे सिग्मा एंड ई। व्हाट इज जे? जे करंट डेंसिटी, सिग्मा कंडक्टिविटी एंड ई इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे ड्राइव करेंगे? वी नो दैट एक करंट का फार्मूला ड्राइव करता हमने, I = NEABD। तो ये तीनों टर्म्स लेके आनी है एक एक्सप्रेशन के अंदर। सबसे पहले जे ले आते हैं। जे क्या था? करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया। ए को इधर ले आया उठा के, NEBD आएगा। ये तो जे बन गया हमारा। NE एज इट इज। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला क्या था? E τ/m, E τ/m। और I can write NE² τ/m into E। ये रेजिस्टिविटी का फार्मूला था M/NE² τ। ये तो 1/ρ हो गया। 1/ρ को क्या बोलते हैं हम? कंडक्टिविटी सिग्मा। सो I can write J = sigma E। This is famous relationship between current density, conductivity and electric field। अब वो आर्टिकल कंटिन्यू करेंगे जो बोल रहा था टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। ये 3 पार्ट्स बनते हैं। सबसे पहले इन कंडक्टर्स में, सेमीकंडक्टर्स में, अलॉयज में अगर हम टेम्परेचर को वेरी करेंगे तो उनका रेजिस्टेंस कैसे वेरी करेगा। रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या था? R = ML/NE² τ। हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, +1 की फिजिक्स में पढ़ते हैं। जनरल सी बात है, अगर कहीं आयंस, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स हो, वहाँ टेम्परेचर बढ़ा दें हम तो क्या होगा? इवन रूम के अंदर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो मॉलिक्यूल्स की स्पीड पे क्या फर्क पड़ता है? दैट इंक्रीजेस। अगर स्पीड बढ़ेगी तो वो जल्दी जल्दी टकराएंगे, मीन्स कोलिजन बढ़ेगा, मीन्स टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन विल डिक्रीज। जो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक एग्जांपल दिया था आपको थिएटर वाला, उसके अंदर आदमी बाहर निकल रहे थे, अगर वो जल्दी करें निकलने की, बाहर स्पीड से निकलने की कोशिश करें तो क्या होगा? ज़्यादा टकराएंगे तो देर से बाहर आएंगे। यहाँ देखो, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन स्पीड विल इंक्रीज, एंड स्पीड विल इंक्रीज मीन्स एवरेज टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन विल डिक्रीज, दैट इज टो विल डिक्रीज। ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, अगर टो डिक्रीज होगा तो आर क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कंडक्टर्स के अंदर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, और वाइस वर्सा टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। 1 मार्क्स में पॉइंट है, ये काम आता है। एनसीईआरटी के अंदर न्यूमेरिकल्स भी है, वहाँ आपको गिवन है कि जब टेम्परेचर इतना था तो रेजिस्टेंस इतना है। नाउ इफ टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम दिस टू दिस, हाउ मच देयर विल बी चेंज इन रेजिस्टेंस। मीन्स हमें कोई फार्मूला ड्राइव करना है जो टेम्परेचर और रेजिस्टेंस को कोरिलेट करता हो। मैं यहाँ ड्राइव करूँगा। सपोज ये कोई मटेरियल है, हमारे पास मेटल है। जब टेम्परेचर T1 है तो उसका रेजिस्टेंस कितना है? R1। मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, से T1 से T2 कर दिया, रेजिस्टेंस कितना हो गया? R2। जब टेम्परेचर T1 था तो रेजिस्टेंस R1, हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो गया, कितना हो गया? R2। हियर चेंज इन रेजिस्टेंस कितना है? डेल्टा R2 माइनस R1, दिस इज चेंज इन रेजिस्टेंस। आप गैस कर सकते हो जो चेंज इन रेजिस्टेंस होगा वो किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा? नंबर 1, शुरू में कितना रेजिस्टेंस है। अगर शुरू में बहुत कम है तो ज़्यादा वेरिएशन आने के चांस है, और शुरू में बहुत ज़्यादा है तो वेरिएशन कम आएगा। सेकंड, और किस पे डिपेंड करेगा? राइज इन टेम्परेचर से डेल्टा T डिग्री। जितना ज़्यादा टेम्परेचर में वेरिएशन करोगे उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस के अंदर वेरिएशन आएगा। दोनों को कोरिलेट करो, डेल्टा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 इंटू डेल्टा T। इसको हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है डेल्टा R इज इक्वल टू सब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अल्फा R1 डेल्टा T।
इस अल्फा को बोलते हैं हम लोग यहाँ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये डिफरेंट मेटल्स के लिए डिफरेंट होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसको डिफाइन करना हो, इसका फार्मूला चाहिए हो अल्फा, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा आर ओवर R1 इंटू डेल्टा टी। मैं बोल रहा हूँ, लिखा हुआ सब आपको नोट्स के अंदर मिलेगा पीडीएफ की फॉर्म में, वहां से डाउनलोड करना है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कैन बी डिफाइंड एज इंक्रीज इन और चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर यूनिट डिग्री राइज इन टेम्परेचर। रिपीट कर रहा हूँ, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कैन बी डिफाइंड एज चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर यूनिट डिग्री राइज इन टेम्परेचर। इसकी यूनिट क्या बनेगी, ओम से ओम कैंसिल हो जाएगा, नीचे टेम्परेचर है तो पर डिग्री सेल्सियस इसकी यूनिट बनेगी। हमारा एम ये था कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, फाइनल रेजिस्टेंस कितना होगा, दैट कैन बी फाउंड आउट एज R2 इज इक्वल टू जितना शुरू में था प्लस जितना चेंज हुआ डेल्टा R, और डेल्टा R की वैल्यू यहाँ पुट करो R1 प्लस अल्फा R1 इंटू डेल्टा टी। R1 कॉमन ले लो, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, दिस इज फाइनल रेजिस्टेंस। तो ये जो टेम्परेचर का डिफरेंस है, दिस विल डिसाइड वेदर द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस विल इंक्रीज और डिक्रीज। कहते हैं मेटल्स के केस में, स्पेशली कंडक्टर्स के केस में, अल्फा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। 1 मार्क्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ। क्वेश्चन ऐसे डालते हैं, व्हाट इज द नेचर ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो इन केस ऑफ कंडक्टर्स तो आंसर में सिर्फ लिखना होता है हमें पॉजिटिव। उस पॉजिटिव का मीनिंग क्या है यहाँ पर, इस अल्फा के नेचर पॉजिटिव बोलने का मतलब क्या है, टेम्परेचर को छोड़ो, रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, डेल्टा टी के ऊपर। अगर मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया है तो डेल्टा टी पॉजिटिव, डेल्टा आर भी पॉजिटिव। अगर मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करता हूँ, डेल्टा टी नेगेटिव तो डेल्टा आर भी नेगेटिव, मींस ये पॉजिटिव तो वो पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो वो भी नेगेटिव। इट मींस अल्फा इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। दैट्स व्हाई वी से इन कंडक्टर्स नेचर ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो न्यूमेरिकल कैसा भी हो, 2-3 न्यूमेरिकल्स गिवन है एनसीईआरटी के अंदर, इस फार्मूले के हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। अब बात करेंगे हम लोग सेमीकंडक्टर के अंदर। सेमीकंडक्टर के अंदर टेम्परेचर का क्या रोल रहता है, आपको शायद फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि सेमीकंडक्टर्स के अंदर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उनका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। एट 0 डिग्री टेम्परेचर दे एक्ट एज इंसुलेटर, at high temperature even at room temperature they act as a conductor, means temperature को increase किया तो उनकी conductivity increase हुई। तो ये सारा का सारा काम वहाँ भी काम आता है हमारे पास, सिर्फ फर्क इतना होता है सेमीकंडक्टर के अंदर अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो क्वेश्चन क्या बना, व्हाट इज द नेचर ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर। आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। क्यों आएगा नेगेटिव, क्योंकि वहां डेल्टा टी पॉजिटिव है तो डेल्टा आर नेगेटिव होगा एंड वाइस वर्सा। 1 मार्क्स के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि ग्राफिकली शो करो वेरिएशन को, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कैसे वेरी करती है। सेमीकंडक्टर इंसुलेटर के अंदर ऑलमोस्ट सेम वेरिएशन रहता है, ऐसे शो करते हैं हम लोग। यहाँ टेम्परेचर और यहाँ रेजिस्टिविटी लो या रेजिस्टेंस लो, ये बन रहा है। इन केस ऑफ कंडक्टर के केस में टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी कैसे वेरी करती है, किस केस में, ये किस में था, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। आप ये किस में ला रहे हैं हम लोग, अब कंडक्टर्स में ये ऐसे बनता है, सीधी नहीं जाती, कब हो जाती है। कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर बढ़ाते हैं हम तो हीट बढ़ती है, रेजिस्टेंस बढ़ता है, वो चेंज होना शुरू हो जाता है। और इन केस ऑफ अलॉयज, ये टेम्परेचर और ये रेजिस्टिविटी, अलॉयज के अंदर ये ग्राफ बनता है। अलॉय होते क्या, अलॉय
अलॉय जैसे नाम से पता है 2-3 मेटल्स को मिला के बनाए जाते हैं, जैसे निकॉन हो गया, टंगस्टन हो गया। ये क्यों बनाते हैं अलॉय, इसका भी क्वेश्चन है, वो भी इम्पॉर्टेंट है कि अलॉय बनाते ही क्यों हैं, क्या कौन सी प्रॉपर्टी होती है। कंडक्टर्स में, सेमीकंडक्टर्स में, जैसे बोला मैंने, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस चेंज होता है। एज्यूम करो हमने कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस बनाया, उसके अंदर रेजिस्टेंस लगा दिए जो कि कंडक्टर या सेमीकंडक्टर को से बनाए थे। अब वहाँ टेम्परेचर में वेरिएशन होगा तो उन रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी, जो डिवाइस बनाया था वो काम करना बंद कर देगा। हमें तो ऐसे रेजिस्टेंस चाहिए जिनके ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट ना पड़े, टेम्परेचर चेंज होने के बाद भी उन रेजिस्टेंसेस की वैल्यू उतनी सेम रहे, फिक्स रहे। तो ये प्रॉपर्टी होती है अलॉयज के पास। अलॉयज आर दोज which are having very small values of temperature coefficient of resistance, or you can say in these materials there is negligible change in resistance with the change in temperature। तो ये सब टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कैसे चेंज होती है, इस आर्टिकल के अंदर से बोर्ड एग्जाम्स में तो 1 मार्क क्वेश्चन निकलता है। बनते 5-6 हैं लेकिन क्वेश्चन एक बार में एक ही आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में कवर होता है। फिर एक छोटा सा टॉपिक और गिवन है आपको, ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर। ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर। कंडक्टर्स तो हैं ओमिक और क्या नॉन ओमिक। मतलब क्या हुआ, ओम्स लॉ क्या था, V = IR या V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जो मटेरियल्स ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उनके अंदर हमने ग्राफ बनाया था लास्ट लेक्चर के अंदर, कैसा आया था, स्ट्रेट लाइन, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो दोज कंडक्टर्स which obey Ohm's law are known as ohmic conductor। जो कंडक्टर ओम्स लॉ का ओबे करेंगे उनको ओमिक कंडक्टर बोलेंगे। एंड दोज कंडक्टर which does not obey Ohm's law are known as नॉन ओमिक कंडक्टर। ऐसे कौन से होते हैं, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स कंडक्ट तो करते हैं लेकिन ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते। उनके अंदर VI ग्राफ बनाए तो कुछ इस शेप का आता है, यहाँ वोल्टेज होती है और यहाँ करंट, यहाँ नेगेटिव वोल्टेज और यहाँ अपोजिट डायरेक्शन के अंदर करंट होता है। इनके डिटेल जब सेमीकंडक्टर को स्टडी करेंगे हम लोग तब आएगी। यहाँ तब सिर्फ 1 मार्क क्वेश्चन ही है, ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर्स कौन से होते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन +1 के अंदर आता था 7th यूनिट के अंदर, अगर याद हो तो। कौन सा था, इलास्टिक और प्लास्टिक बॉडी से रिलेटेड था, हुक्स लॉ। जो इलास्टिक बॉडी कौन सी थी, जो हुक्स लॉ को ओबे करती है। कुछ ऐसी इलास्टिक बॉडीज भी होती है जो हुक्स लॉ को ओबे नहीं करती, मतलब इलास्टिक होते हुए इलास्टिक लिमिट के अंदर हुक्स लॉ को ओबे नहीं करती। जैसे यहाँ बोल रहा हूँ, कंडक्टर होते हुए ओम्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा। यहाँ तो नॉन ओमिक कंडक्टर बोल दिया, वहाँ क्या बोलते थे हम लोग, आया कुछ याद, इलास्टोमर्स। Elastomers are the materials which does not obey Hooke's law within elastic limit। Means body तो इलास्टिक है हमारी लेकिन Hooke's law को obey नहीं कर रही। नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं हम लोग, इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। फिजिक्स में यही खास बात है, जो आर्टिकल कर रहे हैं उसका मीनिंग समझने की कोशिश करो, बोल क्या रहा है वो, उसके अंदर क्या होगा उसको समझ में आ ही जाता है अपने को। अब देखो इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल मतलब अंदर का, सेल के अंदर भी कोई रेजिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं हम इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसकी डेफिनेशन लिखनी हो सिंपल सी लाइन में, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए सेल itself। एक दीवार घड़ी थी, वॉल क्लॉक, सेल डाल रखा है उसके अंदर, चल रही है, मतलब सुइयां घूम रही है उसकी, घड़ी तो चलती नहीं है, सुइयां ही चलती है। घड़ी चलते चलते रुक गई, जो सुई घूम रही थी रुक गई,
क्या बोलते हैं हम, सेल खराब हो गया, सेल बदल दो घड़ी चल जाएगी। अब समझ में ये आता है, इसलिए बाद में मेरे को ये बोलना पड़ रहा है घड़ी चल रही है, घड़ी बंद हो गई, ठीक है ना। तो बोलते हैं सेल खराब हो गया, सेल बदल दो घड़ी चल जाएगी। सेल क्या क्या खराब होगा, सेल के अंदर क्या है जो खराब हो जाएगा? देखने में जैसे सेल पहले था वैसे सेल अब है। सेल के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। टाइम के साथ जब सेल को यूज में ले रहे हैं या यूज में नहीं ले रहे हैं, जो सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्यूशन है, उसके अंदर रिएक्शन चलती रहती है। सेल को यूज में लोगे तो रिएक्शन फास्ट होती है, सेल को यूज में नहीं लेते तो रेट ऑफ रिएक्शन काफ़ी स्लो होता है। सेल को ध्यान से पढ़ना, उसके ऊपर लिखा होता है यूज विद इन 18 मंथ आफ्टर द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। क्या मतलब इसका कि भाई सेल को अगर यूज में नहीं ले रहे हो आप तो भी 18 महीने के बाद वो खराब हो जाएगा विद इन 18 मंथ। क्यों? स्लो था रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन चल तो रहा था, उसके बाद उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो क्वेश्चन यही आता है सबसे पहले तो माइंड में, फैक्टर्स, नेम द फैक्टर्स ऑन विच इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल डिपेंड्स। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, ये कोई सेल है मेरे पास, इसके अंदर एक कैथोड है और एक एनोड है, एक कैथोड बना दिया और एक एनोड बना दिया। अगर दोनों को ज्वाइन करता हूँ तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं पाथ के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से। अगर किसी कारण से वो नहीं पहुंच पाते तो बोलते हैं उसका रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो नेम द फैक्टर्स ऑन विच इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल डिपेंड्स। नंबर 1, कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। नंबर 2, टाइम, टाइम के साथ भी तो इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। नंबर 3, रेजिस्टेंस का फार्मूला था R = ρ × L/A। ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं अगर उनका एरिया कम लेंगे हम तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। इसीलिए जो ड्राई सेल होते हैं, जो आप मोबाइल चार्जर में इसमें डालते हो, रिमोट कंट्रोल में डालते हो, गैस गीजर में डालते हो, पूरा कंटेनर जिंक का बना होता है। वो जिंक का कंटेनर लिया है, रोड क्यों नहीं ले ली जिंक की? सिर्फ इसलिए एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम बनेगा। थर्ड, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। कैथोड और एनोड जो दो इलेक्ट्रोड्स हैं हमारे पास, उनके बीच में कितना गैप है उसके ऊपर भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अब इसके लिए कोई एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। इस यूनिट के अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा आगे जाके, पोटेंशियोमीटर की हेल्प से। पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम लोग सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो वहाँ एक फार्मूला यूज करते हैं, उस फार्मूले का डेरिवेशन इसी आर्टिकल के अंदर है। अब मैं इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला ड्राइव कर रहा हूँ। ये कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया मैंने एक सेल के साथ, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r। इस सेल की ईएमएफ है E। याद रखो, जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा सेल के साथ सीरीज में शो किया जाता है, सीरीज में काउंट होता है। दिखाने में कई बार ऐसे दिखा देते हैं, ये देखो हवा में नहीं है, इसका मतलब ये जो वहां शो किया मैंने, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस सेल के अंदर है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सेल। अब इसकी को क्लोज कर दिया, की क्लोज करेंगे तो क्या होगा, सर्किट में करंट फ्लो करेगा। जो इस सेल की ईएमएफ थी, जो इस सेल की वोल्टेज थी, वो कहाँ कंज्यूम होगी, एक इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस और एक इस इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस। मैं यहाँ लिखता हूँ E = V + V। व्हाट इज V? कैपिटल V किसको बोला मैंने, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और स्मॉल v किसको बोला, करंट सीरीज में सेम रहता है, इसमें से भी I करंट जाएगा, सेल के अंदर भी से I जाएगा, तो वहां वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, I × स्मॉल r। एम क्या है हमारा, स्मॉल r के लिए कोई फार्मूला ड्राइव करना। तो I कैन राइट E = IR + IR, और I कॉमन ले लो यहाँ से, क्या बच गया, R + R, और यू कैन से E/I - R = R। ये इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला आ गया। इसको दूसरी फॉर्म में निकालना हो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, कई फॉर्म में लिखते हैं हम लोग। देखो
इज इक्वल टू ये भी ऐसे कैसे लिख दिया, प्लस स्मॉल v था i इंटू आर। अपने को तो स्मॉल r चाहिए तो v को उठा के इधर ले आया, माइनस का हो गया, यहाँ क्या बच गया i इंटू आर, i को नीचे ले आओ तो क्या बच गया आपके पास r। ये भी इंटरनल रेजिस्टेंस का निकलने का फार्मूला है, इस फॉर्म में लिख सकते हो। और इसको चेंज करना हो तो यहाँ से i की वैल्यू क्या आएगी, i विल बी इक्वल टू v बाय r। सो r विल बी इक्वल टू, इस i की जगह v बाय r लिख रहा हूँ, e माइनस v ओवर v इंटू r, कोई प्रॉब्लम। और e बाय v माइनस 1 इंटू r, ये वेल नोन फॉर्म है। जनरली इसी फॉर्म में याद करते हैं हम इंटरनल रेजिस्टेंस के फार्मूले को, स्मॉल r इज इक्वल टू e बाई वी माइनस 1 इंटू r। जहाँ तक हमने आर्टिकल्स कर लिए कवर यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर, इनको कॉपी के ऊपर अच्छे से करो, आज इन्हीं को समझो। नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे हम लोग फोर्थ पार्ट के अंदर। समझ में आ रहा होगा सब? तो नोट्स साथ साथ तैयार करने हैं अपने, लिख के प्रैक्टिस करो, फार्मूलों को याद करो, और जब सब समझ में आ जाए तो वीडियो को भी शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। हमारा एम यही है मैक्सिमम स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो, जो आप क्लास में पढ़ते हो, जो आसपास रहते हो, उनको भी बताओ। थैंक यू।